नमस्कार विद्यार्थियों, फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि रेस्ट एंड मोशन का आइडिया क्या है। रेस्ट एंड मोशन का आइडिया में हम लोग देखा कि बेसिक पोजीशन और टाइम से रिलेटेड बात हुआ। मोशन का डिस्क्रिप्शन भी बताया गया कि कितने टाइप्स से हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं। बेसिकली 9th क्लास में जो है हम लोग 1D मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको किस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक वेरिएबल पैरामीटर पर काम होती है। 2D में 2 वेरिएबल पैरामीटर होता है, 3D में 3 वेरिएबल पैरामीटर होगा। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि इसमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स की स्टडी करनी पड़ती है हम लोगों को, और वो बेसिक पैरामीटर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में समझेंगे और बारी बारी से उसकी स्टडी करेंगे। तो हम लोग फिजिक्स की जो कैलकुलेशन पार्ट है उस तरफ अग्रसर होते जाएंगे। बेसिकली तो हम लोगों का आज की जो क्लास है फिजिक्स की इस चैप्टर में इन्वॉल्व होने वाली जो बेसिक पैरामीटर हैं, बेसिक पैरामीटर उसके बारे में समझते हैं। वो बेसिक पैरामीटर कौन कौन से हैं? बेसिक पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर, मीन्स चैप्टर जो मोशन है, रेस्ट एंड मोशन है, इन दिस चैप्टर क्या है भाई? तो जो पहला पैरामीटर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइडिया अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइडिया आपको लेना होगा अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का आइडिया। दूसरा पैरामीटर होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग ये समझें कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होगा। स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होता है? स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ साथ हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसका भी चर्चा हो जाएगी। इसके बाद की जो पैरामीटर होगा, जो कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है इसके बारे में समझ में आनी चाहिए। एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया अबाउट एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। नए नए पॉइंट्स 8वीं क्लास के बाद जब हम लोग 9th में पहुंचते हैं तो कुछ जो टर्म है, ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत पहले से जानते हैं हम लोग, स्पीड वेलोसिटी भी थोड़ा बहुत। एक्सेलरेशन एक नया टर्म आएगा यहां पर आप लोगों के लिए। तो एक्सेलरेशन की आइडिया जो है इसमें भी चर्चा करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत। जो है एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा बहुत। थोड़ी बहुत जो चीजें हैं 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें को भी थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे, जो समय के साथ हम बताएंगे। जो मुख्य तौर पर आप लोगों के लिए जो है आइडिया अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में इसी में हम लोग चर्चा उसी समय कर लेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कंफर्म करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें जो है हम लोग उसी समय कंसिडर कर लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है
या स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो कुछ ऐसे ऐसे पैरामीटर हैं जो वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसके डिटेल्स को समझने के लिए या उसके अंदर घुसने के लिए थोड़ा सा ज्ञान, ये सब जानने के पहले स्केलर और वेक्टर का थोड़ी बहुत जो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोलूंगा, डिस्टेंस को स्केलर बोलूंगा, तो बच्चे मन में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो हम लोग 9th क्लास में बच्चों को शुरुआती दौर में देते भी हैं, तो थोड़ा सा जो बच्चे नए नए आते हैं तो वहां पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा ज्ञान रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहीं पर छोड़कर इसके नीचे ही स्केलर एंड वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में समझे हम लोग। कैसे समझेंगे स्केलर एंड वेक्टर को? देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांट दिया गया है, मीन्स कैटेगराइज कर दिया गया है। तो हल्का डेफिनेशन तौर जानेंगे हम लोग, बहुत डिटेल्स वेक्टर को भी नहीं पढ़ने वाले हैं, थोड़ी बहुत एग्जाम्पल के तौर पर समझने वाले हैं कि कैसे चीजें को हम लोग इसको प्रमोट करने में आसानी होगी, जो पैरामीटर है हमारा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जनरली जो फिजिकल क्वांटिटी है, P फॉर फिजिकल और Q फॉर क्वांटिटी, हम लोग दो भाग में इसको समझने का प्रयास करें। पहला भाग जो है स्केलर है और दूसरा भाग जो है वेक्टर है। स्केलर के रिगार्डिंग हम लोग यहां ऐसे समझ लें दोनों भाग में कि इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, PQ स्टैंड फॉर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव only magnitude, only magnitude means it is that physical quantity which have only magnitude, no direction, no direction, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मास लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं, मनी लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्क लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और ये भी समझ ले कि जो स्केलर है, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, प्रेशर, etc। हम लोग और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रिगार्डिंग, जैसे मान लो 2 किलोग्राम पोटैटो अब प्लस 3 kg पोटैटो, दिस इज इक्वल टू 5 kg पोटैटो। मैंने सिंपल इसको हम लोग जोड़ लिया, सिंपल अलजेब्रा लगा दिया, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से हम लोग स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिमिलरली एक ऐसा ये पैरामीटर, ये जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर, इसमें कुछ जो डेफिनेशन उसको कैसे लिखेंगे पहले हम लोग समझ ले। वेक्टर के लिए इसमें लिख लेते हैं, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction both,
and it's added according to वेक्टर लॉ या वेक्टर अलजेब्रा, ऐसा लिख सकते हैं। मीन्स इसको सिंपल अलजेब्रा से इसको एक अलग अलजेब्रा डिफाइंड हुआ, जिसको वेक्टर अलजेब्रा, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, आगे चलकर हम लोग इसको स्टडी करेंगे। हम लोग सिंपल रूप में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब आएगा तो मैं वहां वेक्टर बोलूंगा तो आपको उसमें पता चले कि उस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम एक आइडिया आपको देने का प्रयास किया है। इसकी डिटेल्स जो है हम लोग काइनेमेटिक्स के अंत में देंगे ही देंगे। जब बच्चे कोचिंग संस्थान में आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा चीज सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि जो कोर्स है वो कोर्स तो बहुत साधारण सा है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको हम लोग फॉलो करते हुए चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कैसे 11 से कनेक्ट करेंगे और नीट और जेई लेवल के सवाल को भी 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग इसके अंत में कुछ चर्चा, स्पेशल चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिस्प्लेसमेंट इज अ बेसिक फैक्टर। डिस्प्लेसमेंट बेसिक फैक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी समझ सकते हैं, वेलोसिटी भी वेक्टर है। एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है। बहुत सारे टर्म आप लोग हो सकता है कि जो मैं लिख रहा हूं वो आप लोग नहीं समझ रहे होंगे कि क्या क्या टर्म लिखे हैं, लेकिन शुरुआती दौर है, आप लोगों को ऐसे ही समझना होगा। वेक्टर को सिंबॉलिकली हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं, तो हम लोग इसमें समझ सकते हैं ऐसा। कि किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लो फोर्स वेक्टर है, क्या है? फोर्स वेक्टर। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, एक वेक्टर दे देंगे, इसको कहेंगे फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर। ये एरो जो है ये सिंबल है, वेक्टर नोटेशन है। जैसे ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी वेक्टर। इसको पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक सिंबल जो वेक्टर का नोटेशन पर हम लोग बात करेंगे। तो एक सिंपल हम लोग आपके सामने रखा कि कैसे नोटेशन करेंगे। एक बात मैंने कहा कि इसको जो एडिशन है, एडिशन का हम यहां पर कोई रोल आपको दिखाएंगे नहीं, उसका जो एनालिटिकल मेथड है वो जाकर अंत में ही कैलकुलेशन हम कराएंगे। अभी हम लोग शुरुआती दौर में बच्चे के कोर्स फ्लो पर ध्यान देंगे कि बच्चे जो हैं कोर्स को आगे बढ़ाते रहें। हम लोग यहां से स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट वगैरह जितने भी चीज है उस सबको अपलोड करेंगे और आप लोगों के पास इसकी रिगार्डिंग जैसे जैसे टॉपिक है उस पर आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आप उसको खुद से करेंगे, फिर सबमिट करना होगा। जैसा होगा वो सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं आपसे फोर्स वेक्टर है, जैसे मैं कहूं कि क्यों वेक्टर को एक अलग रूल से जोड़ा जाता है और स्केलर को सिंपल से जोड़ा जाता है। जैसे मैं कहूं कि एक ये ऑब्जेक्ट है, आप खुद सोचना कि ये ऑब्जेक्ट है और ये एक फ्लोर पर रखा हुआ है, जो फ्लोर जो है बिल्कुल स्मूथ फ्लोर है, रफ नहीं है। तो जब हमने इस पर
एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, देखिए डायरेक्शन मैंने एरो से दिखलाया है, और ये मान लो फोर्स है, ये है 10 न्यूटन का, ये है 10 न्यूटन का, और एक फोर्स मैंने यहां पर लगाया, ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं, और इसको मैंने बनाया 2 न्यूटन का। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट का मोशन जो है एकदम बिल्कुल स्मूथ है, तो जाहिर सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो लेफ्टवर्ड होगा। और मैं कहूं कि अच्छा बताओ कि इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट इफेक्ट है फोर्स का, अगर वो सिंपल अलजेब्रा से कैलकुलेट करोगे तो क्या कहते कि 10 और 2 12 न्यूटन का है सर। लेकिन जब ये डायरेक्शन है इसमें इन्वॉल्व, मतलब कि इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन मैटर करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप कहोगे कि इसका दोनों फोर्स का जो एडिशन है, जो नेट इफेक्ट है, एफ नेट जो है, आप ये बताओगे कि सर ये 8 न्यूटन का लेफ्टवर्ड में लगा है। अगर यही डायरेक्शन मैं कहूं कि अच्छा बताओ कि इसमें अगर मैं ये फोर्स F1 10 न्यूटन का रखा और ऐसे F2 2 न्यूटन का रखा, तो यहां पर क्या बताओगे, तो यहां पर कहोगे कि 12 न्यूटन का है राइट डायरेक्शन में। अगर मैं कहूं कि ये फोर्स को ऐसे लगा दो तो कुछ अलग सा नेट मिल जाएगा, उस वेक्टर का सम मिल जाएगा। इसका मतलब ये सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो रिजल्ट वेक्टर का जो जोड़ है उसके लिए कुछ अलग मेथड लगाना पड़ेगा। यस, कुछ अलग मेथड होता है, उसको उसकी कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से की जाती है, उसके लिए बहुत सारे रूल है जो हम लोग क्लास काइनेमेटिक्स जो है या रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर है उसके अंत में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटीज बुक को पकड़कर काम करते हैं। जो फ्लो है, कोर्स फ्लो है, जो डिजाइन किया गया है 9th क्लास के लिए, उस कोर्स फ्लो के आधार पर, डिजाइन के आधार पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है सर, हम लोग वेट करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे कि आप जब पढ़ाएंगे तो हम लोग बिल्कुल इसकी आइडिया को देखेंगे वहां पर कि कैसे कैलकुलेशन होता है, इसका रिजल्टेंट कैसे आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना जानने के बाद हम लोगों का अब जो बेसिक पैरामीटर जो मैंने लिखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो कहानी है उसको कैसे समझा जाएगा। अब हम लोग एक्चुअल में अपने कोर्स पर आए कि डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। जो पहला पॉइंट मेरा था, तो हेडिंग में हम लोग लिखेंगे आइडिया अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइडिया अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसे हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस कहना जो है थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता कि आप डिस्टेंस ट्रैवल बोले, वेरी एक्यूरेट वर्ड है डिस्टेंस ट्रैवल, तो उससे एक जो सेंस निकल कर आती है। अगर आप बोलते हैं, बोलते भी लोग हैं, तो उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा हम लोग समझें कि एक्चुअल पाथ लेंथ जो है, डिस्टेंस ट्रैवल,
डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है? इट इज डिफाइंड एज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड या पाथ लेंथ ट्रैवल्ड, जो एक्चुअल में कोई पार्टिकल मान लो यहां से स्टार्ट हुई, मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है? इनिशियल, और यहां से स्टार्ट होने के बाद वो किसी भी पाथ से, मान लो ऐसे चलकर ये यहां पर आ गए, ये फाइनल पॉइंट है। ये क्या है? फाइनल पॉइंट। तो यहां से ये जो पाथ है, ये पार्टिकल के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया हुआ पाथ है। इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस। ये एक्चुअल पाथ और डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट साथ साथ चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है। एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का साथ साथ चर्चा। और ये इनिशियल और फाइनल को बीच का जो गैप है, जो सेपरेशन है, जो इनके बीच का मिनिमम दूरी है, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड है, मीन्स पार्टिकल का जो स्थानांतरण है, जो पार्टिकल का पोजीशन में जो चेंजिंग है, अगर ये पाथ कोई दूसरा बनाकर चलता, अगर मान लो कि ये ऐसे चलकर ऐसे पहुंचता, तो फिर भी मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता, लेकिन पाथ लेंथ दोनों के लिए अलग अलग हो जाता। मीन्स ए पाथ से, पाथ 1 मान लो है, ये पाथ 1 है, समझे ऐसे। ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। ये पाथ 3 है। इसका डिस्टेंस कुछ अलग होता, पाथ मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल अलग होता, यहां से ये डिस्टेंस ट्रेवल अलग होता। अगर ऐसे भी पार्टिकल जाए इस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए, तो डिस्टेंस कुछ अलग होता, लेकिन तीनों पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है। तीनों पाथ के लिए क्या है? डिस्प्लेसमेंट सेम है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो आइडिया है वो बिल्कुल वेरी क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको समस्या आएगी, आप उलझे रहेंगे। अगर ऐसा समस्या न आए, आप उलझे नहीं, इसके लिए वेरी वेरी केयरफुली आप इस चीज को समझते रहें। हम लोग भी बहुत धीरे धीरे और आराम आराम से आपको प्रयास करेंगे कि आप सही तरीके से इस आइडिया को समझें और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल कॉपी कलम लेकर बैठे और उसको जैसे जैसे पॉइंट वाइज बताया जा रहा है, उस पॉइंट का ध्यान में रखते हुए, अपने बुक को भी सामने रखते हुए इस चीज को पढ़ते जाएंगे, तो बुक से थोड़ा सा एलोबरेट करके आसान भाषा में इस चीज को बताया जा रहा है। आप सीखते रहे। इसमें और चीजें हैं कि डिस्टेंस का जो और डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। याद रखें, इसका सिंबल स्मॉल एम होगा, इसका सिंबल स्मॉल एम होगा। एसआई यूनिट आपने देखा कि अच्छा, और क्या क्या सर इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बता दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जितना हो सके मैं आसान कर करके इसकी जो पॉइंट्स को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं।
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है ये हम लोग समझ गए। डिस्टेंस पाथ लेंथ ट्रैवल होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो गैप है, जो सेपरेशन है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन दोनों को मेजर करने वाली जो यूनिट्स है, एसआई यूनिट जो बोलते हैं हम लोग मीटर में बोलते हैं, सेंटीमीटर में भी मापा जाता है लेकिन एसआई नहीं है, किलोमीटर में भी मापा जाता है लेकिन एसआई यूनिट नहीं है, वो अदर यूनिट्स है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और क्या चीजें हैं भाई? डिस्टेंस जो है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रैवल कभी जीरो भी नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है, वो रिलेशन के रिगार्डिंग बात करें तो एक ही कंडीशन होता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आते हैं, और जितने भी केसेज हैं उसमें डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इसमें कुछ बड़ाई छोटाई का रिलेशन है। मतलब कि डिस्टेंस ऑलवेज जो है बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन एक केस में इक्वल भी होता है। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग इसमें और नोट कर ले कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव ये ध्यान में रखेंगे। इसका एलोब्रेशन हम लोग करेंगे बारी बारी से। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होने की चांसेस है, ये डिस्टेंस ट्रैवल हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ट्रैवल नेवर भी जीरो होगा, डिस्टेंस ट्रैवल नेवर भी नेगेटिव होगा। डिस्टेंस ट्रैवल जो हमेशा एक पॉजिटिव पैरामीटर है। वो कैसी पैरामीटर है? एक पॉजिटिव पैरामीटर है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसको समझेंगे कि ये जो कैसे होता है, क्यों होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेकर समझ सकते हैं। आज का जो क्लास है इतना ही पर रोक लेते हैं। इसके आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट है इसी को एलोबरेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए।